हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज ये जो आप चैप्टर फर्स्ट देख पा रहे हो, जो क्लास 6 की पॉलिटी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, वह कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की पॉलिटी को आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट आपके सामने है, समानता, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता को हम लोग समझेंगे। और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है, आप वहाँ से सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी होंगी, जहाँ से स्टेटमेंट बनता है। तो छोटा सा चैप्टर रहेगा और लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में समानता को हम समझते हैं और जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुँची हो? आपको उसमें कैसा महसूस हुआ है? कैसा महसूस होता है जब कोई हमारी गरिमा को चोट पहुँचाता है? यहाँ पे एक बच्चा है, बेचारा मोची का काम कर रहा है, जूते पॉलिश करने का काम कर रहा है और कुछ नवाब लोग आते हैं, अपना पूरा पैर उनके सामने उठा करके रख देते हैं। ये क्या है? ये इस बच्चे की गरिमा को ठेस पहुंचाना है, इस बच्चे की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है और फिर लोग इनको पैसे फेंक करके पैसे दे देते हैं, है ना। वह भी तो एक गरिमा को ठेस पहुंचाना हो गया। चलो, ये तो पुरानी बातें। आज के समय में भी कुछ लोग यही करते हैं। क्या करते हैं? जाकर के पूरा पैर ही उनके सामने रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप अपना जूता निकाल करके दे दीजिए, वो आपके जूते को पॉलिश कर देगा। इससे उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी। वो अपना काम कर रहा है, काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और इसमें समानता के भेदभाव को बताया गया है, ठीक है। आइए समझते हैं चीज़ों को। ये पिक्चर्स आप देख लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। भारतीय संविधान, हमारे भारत का संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं है। हमारे संविधान का जो कानून है सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए समान है, ठीक है। चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सड़क का भिखारी हो, सबको जेल जाना है, कानून सबके लिए बराबर है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे समान माने जाएंगे। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी तुम्हारी जाति हो, ऊंच हो नीच हो, धर्म जो भी हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, ठीक है, कितने भी अमीर हो गरीब हो, ठीक है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, ठीक है। सब समान माने जाते हैं हमारे संविधान में। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। आज भी असमानता बनी हुई है, आज भी भेदभाव बना हुआ है, आज भी ऊंच नीच का ये जो वहम है वो है लोगों के अंदर, ठीक है। तो असमानता खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में क्या किया गया है? सभी व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। सभी को एक समान, एक नज़र से देखा जाता है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, जहां पहले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, जिसको चाहे उसको गोली मार दी जाती थी, ठीक है, जिसको चाहे उसको बंदी बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे लोगों की रक्षा करने कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। आज आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, किसी को ऊंच नीच भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हैं जिससे लोगों का मान सम्मान बना हुआ है। हर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए हमारा कानून हमारे साथ है, ठीक है। आगे समझते हैं चीज़ों को। देखिएगा, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं, इनको हम समझेंगे। समानता को स्थापित करने के लिए यहाँ पे बात हो रही है। पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। पहला क्या है?
कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना स्त्री, ना पुरुष, ना जाति, भेदभाव कुछ नहीं, सब एक समान। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है, कानून के दायरे में रहना है, स्वतंत्रता भी है और नियंत्रण भी है आप पर कानून के माध्यम से, चाहे आप राष्ट्रपति हों या फिर आप कांता जैसी घरेलू काम करने वाली नौकरानी ही क्यों ना हो। ठीक है, सबके लिए एक समान अधिकार है, कानून सबके लिए बराबर है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, इन सब और उसके स्त्री पुरुष, देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरी बात है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सार्वजनिक स्थान जैसे खेल का मैदान हो गया, होटल हो गए, दुकानें, बाजार, ये सब चीज़ें क्या हैं, सार्वजनिक स्थान है। हर व्यक्ति को यहाँ पे आने जाने का अधिकार है। सब लोग सार्वजनिक, देखिएगा, सब लोग सार्वजनिक जो जगह हैं वहाँ पर आ जा सकते हैं। कुएं, सड़कें, नहाने के घाट का उपयोग कर सकते हैं। और चौथी बात जो कही गई है उसमें कहा गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से खत्म कर देना, ये होता है उन्मूलन। तो यहाँ पे जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया गया है। तो ये इसमें 4 बातें हैं जो इंक्लूड की गई हैं समानता को लेकर के, जिसमें पहला पॉइंट कहता है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरी बात कहती है सार्वजनिक स्थानों पर सबको जाने का समान अधिकार है। चौथी बात कहती है कि अस्पृश्यता को जड़ से खत्म कर दिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, इस पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे, ओके। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि अमीर हो या गरीब समानता का अधिकार सबको है। हर व्यक्ति को अपनी गरिमा, अपना आत्मसम्मान बना करके रखना चाहिए। यहाँ पे संसद जो है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसको कहा गया है? संसद को कहा गया है। और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व भी पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर समझते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का और यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। शासन ने संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। शासन ने संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को किस तरह से लागू किया है? तो इन्होंने 2 तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ध्यान दीजिए, पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन जो समाज हैं उनकी मदद करके, उनको सुविधाएं दे करके। ठीक है, ओके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, जो अधिकार हमें समानता जो है समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारी बनाते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। कहने का मतलब है ऐसे समुदाय, ऐसे पिछड़ी जातियां या ऐसे जो लोग थे जिनको नीची जाति का समझा जाता था, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, असमानता का व्यवहार होता था, उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनके जीवन से ये चीज़ें हटाने के लिए, मिटाने के लिए
बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं भी लागू की गई हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को पास्ट में अवसर नहीं मिला, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे, अब उनको अधिक अवसर मिल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी डायरेक्शन में, इसी दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और वो कदम क्या है? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिसको मिड डे मील कहा जाता है। मिड डे मील कहा जाता है, MDM भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मिड डे मील योजना है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये इसीलिए शुरू की गई थी क्योंकि जैसे एक विद्यालय होता है, एक विद्यालय में हर जाति का बच्चा होता है, हर धर्म का बच्चा हो सकता है, किसी भी समुदाय का बच्चा हो सकता है। ठीक है, किसी भी भाषा को बोलने वाला बच्चा हो सकता है। तो जो पहले जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के भेदभाव होता था, जब मिड डे मील शुरू किया गया, जिसमें विद्यालय में ही बच्चों को भोजन देना शुरू किया गया, तो अब उसमें सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, जिससे कि जाति भेदभाव खत्म होता है। धर्म जिसका जो धर्म हो वो माने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भेदभाव है वो उसका यहाँ पे समापन होता है। तो जाति, धर्म, वंश, समुदाय, इसके आधार पर जो भी भेदभाव था उसको खत्म करने के प्रयास से MDM को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक, दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है। आज भी ये चल रही है योजना। ये योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड है कि जो MDM योजना है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था है, जो मिड डे मील है, ये योजना भारत के किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी। ये किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिली। उदाहरण के तौर पर दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। भाई, जैसे जब दोपहर का भोजन विद्यालय में ही मिलने लगा, तो जो गरीब बच्चे थे, जिनको मुश्किल से ही एक वक्त की रोटी मिल पाती थी, जो शाम को खा करके सो गए, सुबह जो है कि उनको खाने के लिए नहीं है, या सुबह खा लिया, आप दोपहर में क्या खाएंगे या शाम को क्या खाएंगे, वो व्यवस्था नहीं है, तो इसी बहाने वो विद्यालय चले जाते थे कि अब जो है हमें दोपहर में विद्यालय में भरपेट भोजन मिलेगा, भोजन भी मिल रहा है, पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, और शिक्षा तो मिल ही रही है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी, बहुत बड़ी सकारात्मकता देखने को मिली। इससे विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चे एडमिशन लेने लग गए, जो कभी कहीं नहीं जाते थे, घर पर रहते थे, वो भी कि चलो वहाँ बढ़िया खाना खाने को मिलता है, इसी सहारे जो है वो शिक्षित भी हो गए। टीचर बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने के लिए क्या करते थे? घर भाग जाते थे, है ना। हम लोग भी पहले घर आ जाते थे, जो पड़ोस में जब स्कूल हुआ करते थे, पढ़ा करते थे, तो क्या करते थे कि हाफ टाइम में घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। घर खाना खाने गए, अपने मित्र से, दोस्त से कह दिया मेरा बैग ले आना, ठीक है। वो पता लगे वो छुट्टी में बैग लेकर के आता था, हम हाफ टाइम तक पढ़े, उसके बाद घर पे। परंतु अब जब से स्कूल में मिड डे मील शुरू हुआ है और दोपहर में भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है, क्योंकि अब बच्चे जो बच्चा सुबह घर से विद्यालय आ गया, अब उसको दोपहर में घर जाने के लिए कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, ठीक है। भोजन करने वो दोपहर में घर नहीं जाएगा, विद्यालय में ही भोजन करेगा। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़ करके दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो ये कितनी बड़ी एक सकारात्मक वाली योजना है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। कोई भी ऊंच नीच जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक साथ बैठ करके भोजन
कर रहे हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है, जिससे कि जो है कि इस चीज़ को जो दलित लोग हैं जो उनको जो है कि नीची जाति का समझते हैं, वो भी यहाँ पे उस चीज़ को भी खत्म करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो गरीब परिवार हैं, जो अक्सर खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अब उनको भरपेट भोजन मिलता है और वो शिक्षित हो गए इसी सहारे। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं और ये जो एक पिक्चर है इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। ये जो है बच्चों को उनका भोजन परोस रही हैं। ये बच्चे देखिए, अब इसमें पता नहीं कौन किस जाति धर्म समुदाय से आया है, सब एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ओके, चलिए वेरी गुड। यहाँ से चीज़ों को और बेहतर समझते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो कई क्वेश्चंस स्टेटमेंट में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, बहुत चीज़ें अभी भी सुधरी नहीं हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी। भाई मिड डे मील आपने शुरू कर दिया, गरीब बच्चे विद्यालय में एडमिशन तो ले रहे हैं, उपस्थित तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी वो विद्यालय उन बच्चों के विद्यालय से बहुत अलग हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ में भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती, उनके गरिमा की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। कोई भी आप किसी भी चीज़ को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो एकदम से नहीं बदलता, एकदम से चेंज नहीं होता, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, फिर भी वे जाति धर्म अपंगता जो विकलांग है उसको ओछी नज़र से लोग देखते हैं। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसको वो सम्मान नहीं मिलता और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं, है ना। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगें कि कोई भी किसी से कम नहीं है, हम अपने घर के राजा, तुम अपने घर के राजा। ठीक है, तो कहने का मतलब आजकल हर व्यक्ति अपने घर का राजा है, अपने आप में राजा है, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी भी है। अब तो वो रूल हो गया है कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। सतत मतलब एक कंटिन्यू चलने वाला, लगातार चलने वाला संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। ठीक है, और इसमें हम और भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखी है और जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। ये स्टेटमेंट यहाँ से पूछे गए हैं तो आप इनको पढ़ लेंगे, याद रहेगा, आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। अगर आपने अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा दिया, तो फिर जीवित रहना कहाँ की शोभा है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा माना गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यदि वो कठिन निरंतर संघर्ष कर रहा है, बल, विश्वास और मान्यता उसके पास है। तो आगे बढ़ेंगे। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और
कुछ नहीं है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये शब्द हैं जिन्हें आप याद जरूर रखेंगे। चलिए यहाँ से और बेहतर समझते हैं और कई क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं। अन्य लोकतंत्रों में समानता के कुछ मुद्दे हैं, उनको समझते हैं। देखिए पॉइंट हमारा कहता है, क्या कहता है पॉइंट? शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है? क्या सिर्फ भारत में ही असमानता है? नहीं, ऐसा नहीं है। और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष आज भी हो रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, और भी देश हैं जहां समानता को लेकर के आज भी संघर्ष जारी है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान ही बताते हैं। उनके साथ जिस तरीके से अमेरिकन लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ नहीं किया जाता। आई बात समझ में? यूएसए में जो अफ्रीका से आए हुए लोग हैं, अमेरिका में बसे हैं, जिनके पूर्वज अमेरिकन लोगों के गुलाम थे, जो अफ्रीका से लाए गए थे, वो आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान ही बताते हैं कि हमारे साथ असमानता देखने को मिलती है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। ठीक है, 1950 से पहले क्या था? जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, जो अफ्रीका से लाए गए थे, जिनके पूर्वज गुलाम थे, उनके वो संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार पहले होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें पहले कानून भी समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। क्या बस में भी यात्रा करने के लिए उन्हें पीछे बैठना पड़ता था? या फिर जब कोई गोरा आदमी, कोई अंग्रेज़, कोई अमेरिकन बैठना चाहे, उन्हें बेचारों को अपनी सीट भी छोड़नी पड़ती थी, अपनी सीट से उन्हें उठ जाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है रोजा पार्क्स की। ये एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदलने का काम किया। आइए यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं और ये कहानी यहाँ से हम पढ़ते हैं। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। जब एक गोरा एक अमेरिकन आदमी आया और उन्होंने उस औरत से खड़ा होने के लिए कहा तो उसने उठने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। क्या कहलाया? नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? उसको नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट नाम दिया गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नेशनल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया, यानी कि उसको खत्म कर दिया कह सकते हैं। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं जिनको कुछ विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था, वो वहाँ भी प्रवेश ले सकते हैं। उनके लिए वह भी विद्यालय, यानी कि हर विद्यालय के दरवाजे बच्चों के लिए खुले हैं। वो जिस विद्यालय में चाहें उस विद्यालय में पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहां बहुत कम सुविधाएं हैं और बहुत कम योग्यता वाले टीचर भी हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम और चीज़ों को समझते हैं। देखिए,
भारत का जो संविधान अनुच्छेद 15 है उसमें जो बातें कही गई हैं उसके कुछ अंश यहाँ पे हैं जिनको हम समझते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा? किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल्स और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन, शर्त के अधीन नहीं होगा। कि कुल मिलाकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे लोकतंत्र को चुनौती की बात की गई है। आइए इस पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं और आपसे कहना चाहेंगे कि क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते चले आए हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल भी उठाते हैं, ठीक है। इसके केंद्र में वो संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर भी है। इसमें हम और भी अभी आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ओके, और तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आइए कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? देखिए, यह लोकतंत्री समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो चुके हैं नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो। गरिमा का मतलब इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से होता है। संविधान क्या है? ये वो दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की, उसको नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही ये आप जरूर बता करके जाएंगे। और क्लासेज का टाइम तो है 2 बजे और दूसरी क्लास 9 बजे, लेकिन कुछ इशू की वजह से 2 बजे वाली क्लास नहीं हो पा रही है। मैं कल से इसको टाइम पे लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स भेजी जाती हैं, वहाँ से पीडीएफ्स आप पढ़ सकते हैं।